मैं प्रकाश पुंज पांडे और आप देख रहे हैं स्वराज मिशन। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो कि भाजपा के कद्दावर पूर्व कद्दावर मंत्री और कद्दावर नेता हैं और वर्तमान विधायक हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी वैसे तो कंटिन्यू रायपुर दक्षिण से विधायक रहे हैं, लेकिन ये अपनी वाक्पटुता के लिए भी जाने जाते हैं। तो आइए स्वागत करते हुए कुछ हम प्रदेश से जुड़े मुद्दों पे उनसे बात करते हैं। स्वागत है बृजमोहन जी आपका। नमस्कार बृजमोहन जी, पहला सवाल ये है कि आज राहुल गांधी जी ने पेगासस मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा है कि पेगासस एक वेपन है, हथियार है और इसका उपयोग कई भाजपा नेताओं के खिलाफ भी किया गया है। पूर्व में जो छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री थे रमन सिंह जी, उन्होंने भी 2019 में जो पेगासस की टीम छत्तीसगढ़ आई थी वर्तमान सरकार के कार्यकाल में, उस पर कुछ बातें कही थी। आपका क्या स्टैंड है इसको? देखिए, पेगासस का जो मुद्दा है ये वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि सरकारों को अपनी गुप्त सूचनाएं इकट्ठा करने का अधिकार है और उसके अंतर्गत अगर वो कुछ करते हैं, अगर कोई आपत्तिजनक बात है तो आप कोर्ट को के सामने लाएं। तो अभी तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में इस मामले में कोई चीज़ें दस्तावेज पेश नहीं कर पाया है। इसलिए सरकार चलाने के लिए जो काम करने होते हैं उसके अंतर्गत अगर कोई काम किया गया तो मुझे लगता है कि यह कोई भी गलत नहीं है। बृजमोहन जी, अब आते हैं छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति पे। पिछले 2018 से कांग्रेस की सरकार है, कोविड काल भी आया, बहुत सी घटनाएं भी हुई। कांग्रेस की इंटरनल स्ट्रेटजी के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो उनका आंतरिक मामला हो सकता है, लेकिन प्रदेश में जिस प्रकार से सरकार आज लगभग 3 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं, तो 3 साल की कांग्रेस की सरकार को आप कैसे आंकते हैं? देखिए, कांग्रेस की सरकार प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश के वनवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए कोई काम नहीं कर रही है। पिछले 3 साल से सिर्फ राजनीति कर रही है और राजनीति में भावनाओं का खेल खेल रही है। कोई भी सरकारें बनती है वो विकास के लिए बनती है, डेवलपमेंट के लिए बनती है। तो पिछले लगभग 3 सालों में एक ईंट भी कहीं नहीं रखी गई है। यहाँ तक कि रोड अगर कोई पुरानी बनी हुई है तो उसका पैच वर्क करने के लिए भी इनके पास से पैसे नहीं है। अगर रायपुर का ही हम उदाहरण लें तो रायपुर में एक्सप्रेस हाईवे जो बीजेपी सरकार के समय बन गया था, आज उसको उखाड़ दिया। 3 साल में अधूरे काम को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। रायपुर में बहुत सारे रेलवे अंडर ब्रिज बनने हैं, उसको वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। रायपुर में एक स्काई वॉक जिसको उन्होंने कहा गलत बनाया है, तो आप निर्णय करें कि उसको पूरा करना है कि उसको हटाना है। तो रायपुर जैसे शहर राजधानी का विकास पूरी तरह रुक गया है। पूरे छत्तीसगढ़ में ना पंचायतों में काम हो रहा है, ना नगर पंचायतों में कार्य हो रहा है, ना नगर पालिकाओं में हो रहा है। और ग्रामीण विकास की तो बात, जो कुछ भी हो रहा है वो केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत थोड़े बहुत काम हो रहे हैं। बाकी कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है। किसान भी छत्तीसगढ़ के छले गए। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम किसानों का पूरा कर्जा माफ़ करेंगे। खाली शॉर्ट टर्म लोन उनका माफ़ किया गया। जो लॉन्ग टर्म लोन है, नेशनलाइज बैंकों से लोन है, उसको आज भी माफ़ नहीं किया गया। किसानों को कहा गया कि 2500 रुपये हम धान की कीमत देंगे। केंद्र की सरकार ने पिछले 3 सालों में 390 रुपये लगभग धान की कीमत को बढ़ा दिया है। तो 390 रुपये जो किसानों की धान की कीमत है, उसके ऊपर में डाका अगर कोई डाल रहा है पर क्विंटल, तो वो केंद्र की सरकार डाल रही है। लगभग अगर 390 रुपये से 15 क्विंटल प्रति एकड़ का हम देखेंगे तो वो लगभग 6000 रुपये होता है। और 1 एकड़ के पीछे 6000 रुपये किसानों को, और पहले जो 10,000 रुपये देने की बात की, अब 9,000 रुपये देने की बात की। तो ये सरकार 10,000 रुपये की जगह पर उनको, जिन किसानों को लगभग 12,000 रुपये मिलने चाहिए थे, उनका 6,000 रुपये तो ये सरकार वैसे ही खा जा रही है। केंद्र सरकार ने बढ़ाया और 3,000 कम कर सिर्फ 3,000 रुपये देकर किसानों का वोट इन्होंने ले लिया और आज किसानों के साथ में ये विश्वासघात कर रहे हैं। किसानों के खेतों को नापा जा रहा है, उनके धान को जब्त किया जा रहा है। आज किसान दिवाली में का समय है। जब बीजेपी की सरकार थी तो 1 नवंबर से और दिवाली के पहले धान खरीदी शुरू करती थी। आज ये किसानों का धान खरीदना नहीं चाह रहे हैं। अभी तक इन्होंने डेट फाइनल नहीं की है। और कोरोना काल में तो किसान ऐसा परेशान हुआ कि उसको बारदाने नहीं मिले। उसके घरों में जाकर, जैसे किसान कोई धान पैदा नहीं कर रहा है या गांजा पैदा कर रहा है, ऐसे उनके यहाँ छापे मारे गए। तो आज छत्तीसगढ़ में बस्तर से, कांकेर से चलकर, दंतेवाड़ा से चलकर
सरगुजा से चलकर, किसान की कोई सुनने वाला नहीं है, वो यहाँ पर आ रहे हैं और राज्यपाल जी से गुहार लगा रहे हैं कि ये सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। और ये आदिवासी महोत्सव मनाने की बात करते हैं। अरे आदिवासी महोत्सव तो जब आदिवासी के घर में महोत्सव होगा, उसका त्यौहार प्रसन्नता के साथ में वो मनाएगा, जब वो मादर बजाएगा, वो नाचेगा, तब वो उत्सव होगा। खाली शहर में आप आदिवासी महोत्सव कराकर पूरे देश में और उसकी पब्लिसिटी कर कर, तो ये सरकार सिर्फ प्रचार प्रसार में लगी है, ये सरकार वास्तविक विकास में नहीं लगी। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार पूरी मदद कर रही है, लेकिन यहाँ के कोई भी मंत्री इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि केंद्र सरकार से हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। अगर आप बजट उठाकर देख लेंगे तो 60% पैसा केंद्र सरकार दे रही है। अगर केंद्र सरकार इनको मदद नहीं करे तो इनके पास में तो काम करने के लिए पैसा है ही नहीं। लगभग 100 रुपए में 92 रुपए जो है ये इनका सरकार चलाने का खर्चा हो रहा है। 7% पैसा इनके पास में बचता है जो विकास के कामों के लिए बचता है, और उस पैसे में भी इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास छत्तीसगढ़ में लगभग 12 लाख परिवारों का प्रधानमंत्री आवास का काम रुका हुआ है, उनको अलॉट नहीं हो रहा है, तो लोगों की छत छीनने का काम ये कर रहे हैं। केंद्र की सरकार ने कहा कि 2022-23 तक सबके घरों में नल लग जाएगी, आज तक इनके टेंडर फाइनल नहीं हुए भ्रष्टाचार के कारण। तो केंद्र से पैसे मिल रहे हैं पर ये सरकार कोई काम नहीं कर रही है, क्योंकि उसमें जो राज्य सरकार को शेयर देना है वो शेयर देने के लिए इनके पास से पैसे नहीं। लिख कर भेज दिया कि जब 7 लाख मकान सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलॉट किए तो उन्होंने कहा हमारे पास से पैसे नहीं है, अभी हम नहीं बना सकते। इस समय वर्तमान स्थिति में सारे पटल पे यह मौजूद है कि छत्तीसगढ़ सरकार का कर्जा बढ़कर पिछले लगभग 3 साल में 72,000 करोड़ के ऊपर चला गया है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, तो ये इतना कर्जा किस लिए लिया गया है? ये सरकार, बीजेपी की सरकार ने 15 सालों में 36,000 करोड़ का कर्जा लिया और इन्होंने पिछले 2.5 साल में 40,000 करोड़ का कर्जा ले लिया। तो ये सरकार तनख्वाह बांटने के लिए भी इनके पास में पैसे नहीं है, इनके पास में रूटीन के काम चलाने के लिए पैसा नहीं है, और जो भी काम ये कर रहे हैं खाली कमीशन का खेल चल रहा है, अपने जेब भरने का खेल चल रहा है, वही काम हो रहे हैं और बाकी काम नहीं हो रहे हैं। तो ये सरकार पूरे छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबोने का काम कर रही है, ये सरकार विकास का काम नहीं कर रही। लेकिन अगर विकास हुआ नहीं है तो तमाम 100-150 लोग इंक्लूडिंग 54-55 विधायक राहुल गांधी जी को आमंत्रण देने गए थे, निमंत्रण देने गए थे कि आप आइए और विकास के कार्य देखिए। अगर विकास हो नहीं रहा है तो वो किस विकास की बात कर रहे थे? जो बीजेपी की सरकार ने विकास किया था उस विकास को वो दिखाना चाहते हैं। अपनी सरकार के तो कोई विकास, एक भी काम तो बता दें। गोबर जैसी खरीदी में भ्रष्टाचार हो रहा है, गोबर बह जाता है और उसको योजना को पूरे विश्व के स्तर पर प्रचारित कर रहे हैं। जितने का गोबर नहीं खरीदा उससे के ज्यादा तो विज्ञापन छपवा दिए। तो विज्ञापन छपाने से काम थोड़ी चलने वाला है। प्रभु राम का वनगमन मार्ग बनाने की बात कर रहे हैं, उसके मंदिर बनाने के लिए मां कौशल्या का 13 करोड़ खर्च होता है, पर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को 8.5 करोड़ दे दिया जाता है। तो खाली यहां पर कमीशन का खेल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में जैसे कि बृजमोहन जी ने कहा कि कमीशन का खेल हो रहा है और इस कमीशन के खेल का जो रिजल्ट आएगा वो आगे 2 साल में दिखेगा। दिस इज़ वेरी प्रीमेच्योर, बहुत जल्दबाजी है कहने के लिए। लेकिन बृजमोहन जी, आप चुनावी मैनेजमेंट के चाणक्य माने जाते हैं छत्तीसगढ़ में, और आपसे ज़्यादा इस फील्ड का कोई माहिर खिलाड़ी इस वक्त तो नहीं दिखता है। क्या लगता है कि धर्मांतरण का मुद्दा बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा होगा अगले चुनाव में? देखिए, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ये तो लोगों की भावनाओं के साथ में ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। जो यहाँ का बहुसंख्यक वर्ग है वो प्रताड़ित है। कवर्धा की घटना, हमारे 15 साल में कभी कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। कवर्धा में आज ये घटना 3 तारीख की है, आज हो रहे हैं 27 तारीख। 14 दिन से वहाँ पर कर्फ्यू लगाया जा रहा है। तो उससे आप सोच सकते हैं कि ये सरकार में ना कोई कलेवर है, ना कोई क्लियरिटी है, ना इनके पास में कोई सरकार की धमक है। पूरे छत्तीसगढ़ में रोज गांजा पकड़ा जा रहा है, रोज अवैध शराब पकड़ी जा रही है। तो जिसमें पैसा नहीं मिलता उसको पकड़ लेते हैं। बाकी सरकार के संरक्षण में ही पूरा छत्तीसगढ़ ड्रग माफियाओं का, शराब माफियाओं का, रेत माफियाओं का, जमीन माफियाओं का, जंगल माफियाओं का। छत्तीसगढ़ में कभी माफिया नहीं होते थे, यहाँ के लोग सरल सीधे साधे होते हैं। अब ये माफियाओं की सरकार बन गई है और खाली ये पैसा कमाने का काम कर रही है। अब आते हैं इस साक्षात्कार के अंतिम पड़ाव पे। बृजमोहन जी,
आप लोग के चिंतन शिविर में बस्तर में आप बहुत ही हर्षोल्लास के साथ देखे गए और उस समय चेहरे पे भी बात हुई कि अगला चेहरा कौन होगा। तो क्या लगता है कि अगला चेहरा बीजेपी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे ही लड़ा जाएगा चुनाव, या फिर कोई चेहरा उसके पहले डिटरमाइन होगा, या फिर पुराने चेहरे पे ही चुनाव लड़े जाएंगे? देखिए, कभी भी आज की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उस पे बहुत कम अगर कोई मुख्यमंत्री होता है तो उसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। वर्तमान में क्योंकि बीजेपी की सरकार नहीं है, इसलिए बीजेपी बहुमत लाने के लिए काम करेगी और नरेंद्र मोदी जी तो पूरे देश के चेहरा हैं, वो हमारे भी चेहरा होंगे और उनके जो योजनाएं हैं, उनके काम हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास का काम हो, चाहे नल जल योजना का काम हो, चाहे बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाने का काम हो, चाहे महिलाओं को गैस के कनेक्शन देने का काम हो, तो केंद्र सरकार ने जो काम किए हैं और बीजेपी की सरकार में 15 सालों में जो विकास के काम हुए हैं वो हमारे चुनाव का बहुत बड़ा आधार होंगे। आपका कद देखते हुए कई ऐसी सुर्खियों में चर्चाएं हैं, कई राजनीतिक हलकों में चर्चाएं हैं, कई सोशल मीडिया पे चर्चाएं हैं कि एक प्रस्तावित चेहरा बृजमोहन अग्रवाल भी हो सकते हैं मुख्यमंत्री का। तो ऐसी कोई सुगबुगाहट है? मेरे बारे में निर्णय मैं नहीं करता हूं, मेरे बारे में निर्णय पार्टी करती है, मेरे बारे में निर्णय पार्टी का हाई कमांड करता है। तो मुझे जब भी जो जिम्मेदारी दी गई है उसको मैंने अच्छे तरीके से निभाया और पार्टी जब भी जो जिम्मेदारी देगी उसको हम निभाएंगे। तो ये थे बृजमोहन अग्रवाल जी, और हमेशा की तरह उन्होंने बेबाकी से सभी सवालों और मुद्दों पे चर्चा की। इस समय के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए शख्सियत के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।